जाता था ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कौन से भाग में है, किस प्रकार से प्रवाहित होती है? ये भारत का उत्तरी भाग, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र। इसके अंदर अपन ने 3 पर्वत श्रृंखलाएं, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये पढ़ी थी। यहां पर थोड़ा इसको ध्यान रखना, ये डिस्प्यूटेड एरिया है और गंगा, ये सॉरी ब्रह्मपुत्र यहां पर मेन रोल अदा करती है इस डिस्प्यूट का। पूर्वोत्तर भारत, यहां पर मानसरोवर झील, किसके दक्षिण में? लद्दाख। लद्दाख के दक्षिण वाले भाग में थी। लद्दाख और कराकोरम मिल जाती तो कैलाश बनता। कैलाश का दक्षिण वाला भाग मानसरोवर झील। मानसरोवर झील में पहली नदी अपने यहां से निकाल चुके, दूसरी यहां से और तीसरी इस वाले भाग से। यहां से निकली थी सिंधु, तो ये सिंधु वाले नदी से ये जो उद्गम स्थल है लगभग 150 किलोमीटर दूर है। सतलज वाले से ये लगभग 35 किलोमीटर दूर है, 35 किलोमीटर। तीसरी नदी का उद्गम स्थल, पहली का इधर, दूसरी का यहां और तीसरी का यहां। पहली का उद्गम स्थल क्या था? बोखरचू। दूसरी की थी राक्षस ताल और तीसरी का है आंगशी ग्लेशियर। भारत की 3 बड़ी नदियां, आंगशी हिमनद, यहां से भारत की तीसरी मेजर रिवर या हिमालय का तीसरा बड़ा अफवाह तंत्र है वो यहां से निकलता। एक इसका नाम और है चेमा युंग डग ग्लेशियर, इसी का एक और नाम है चेमा युंग डग हिमनद या ग्लेशियर। चेमा युंग हिमनद या आंगशी ग्लेशियर, ये झील है मानसरोवर। मानसरोवर झील भारत की 3 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मानसरोवर झील से निकलकर तिब्बत के पठारी भाग पर, ये तिब्बत का पठार है, वहां पर ये पश्चिम से पूरब दिशा की ओर चलती है। पश्चिम से पूरब दिशा, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर चलती है। इसके नीचे वाले भाग में यहां पर अपन ने एक पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी जिसको कहते हैं हम ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के उत्तरी भाग में उसके समानांतर ये ग्रेट हिमालय वाला भाग है। हाँ, ये ग्रेट हिमालय फिर उधर जाकर अराकनियोमा बन जाता है। यहां से इस महा हिमालय के उत्तरी भाग से तिब्बत के पठारी भाग पर 4000 मीटर ऊंचाई पर, ये तिब्बत का पठारी भाग है वो सी लेवल से लगभग 4000 मीटर ऊंचा है। इस पठारी भाग पर यह प्रवाहित होती है। तिब्बत वाले भाग में ही इधर से कुनलुन सान से एक नदी आती है, इसकी सहायक जियाबाकू नदी, बड़ी नदी है। फिर ये आगे जाती है, फिर इसमें एक और नदी आती है रांगो सांगपो, आती यहां से अपन कहीं बनो, रांगो सांगपो। 2 बड़ी सहायक नदियां इसमें आकर मिलती है और फिर ये यहां से चलती है तिब्बत में और चलते चलते यहां से ये घूमती है दक्षिण में। दक्षिण में घूमकर यहां से ये ग्रेट हिमालय को काटती है। 5500 मीटर एक गहरा गॉर्ज बनाती है, लगभग 5.5 किलोमीटर गहरा। पहले अपन तिब्बत वाले भाग में इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर अपन इसको आगे ले जाएंगे।
तिब्बत वाले भाग में ब्रह्मपुत्र नदी। दो इस भाग में बड़ी सहायक नदियां मिलती है। एक का नाम है जिया बाकू, जिया बाकू कुनलुन सान वाला तिब्बत के पठारी भाग से निकलकर आकर इसमें मिलती है। एक ये है, इसका नाम है रांगो शांगपो, शांगपो। तिब्बत के अंदर इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, तिब्बत के अंदर इस नदी को कहा जाता है शांगपो नदी। ये नाम याद रखना, ये छोटे छोटे एग्जामों में कई बार आया हुआ है, सांगपो नदी। एक नाम और है यहां पर, इसको बोलते हैं यारलुंग, सांगपो नदी या यारलुंग, दोनों नामों से तिब्बत में इसको पुकारा जाता है। तिब्बत के अंदर लगभग ये 1100 किलोमीटर चलती है। अपने जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें सिर्फ इसका 1100 किलोमीटर तक वर्णन है, दूसरी जगह इसमें 1800 भी लिखा है। लिखना अपने को 1100 ही है, क्योंकि इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर ही वैलिड मानी जाती है, 3700 किलोमीटर भी दी जाती है, लेकिन अपन जो एनसीईआरटी का फिगर है उसको फॉलो करें। जिया बाकू 210 किलोमीटर, इधर से रांगो सांगपो, दो बड़ी नदियां 4000 मीटर ऊंचाई वाले भाग में तिब्बत के पठारी भाग में फ्लो करती है। तिब्बत में कितनी चलती है? तो 1100 किलोमीटर तक तिब्बत वाले भाग में चलती है। तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो या यारलुंग नदी। यारलुंग शब्द का मीनिंग होता है शुद्ध या पवित्र करने वाला, शुद्ध या पवित्र करने वाला, यानी वहां पर इस नदी को आदर्श नदी माना जाता है, शुद्ध या पवित्र करने वाला। आंगशी ग्लेशियर या चेमायुंग डक ग्लेशियर से निकलती है। निकलने के बाद पश्चिम से पूरब दिशा की ओर तिब्बत के पठारी भाग पर लगभग 4000 मीटर ऊंचाई वाले भाग में ये प्रवाहित होती है और 1100 किलोमीटर तक तिब्बत वाले भाग में फ्लो करती है। जो पूर्वोत्तर वाला भाग है उसकी मेन या मुख्य धारा मानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। पहले यहां तक बनाओ, फिर इसको आगे लेते हैं अपन। इस भाग के अंदर इसके अपवाह तंत्र में ये एक ही रिवर है, बाकी सहायक नदियों को अपन एक साथ कर लेंगे। छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। मानसरोवर झील, तीन तरफ ग्लेशियर, तीनों ग्लेशियर से भारत की तीन प्रमुख नदियां। मानसरोवर झील को हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मानसरोवर झील यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है भारत के लिए। मानसरोवर झील भारत की दृष्टि से कितनी उपयोगी है, या मानसरोवर झील रणनीतिक रूप से चीन का समर्थन करती है। मानसरोवर झील, कुछ पॉइंट है उनका ध्यान रखना है। अगर भारत की दृष्टि से इसका महत्व लिखना हो, भारत में इसकी उपयोगिता सिद्ध करनी हो, तो भारत का अधिकांश जल मानसरोवर झील से आता है। अगर इसको रणनीतिक दृष्टि से चीन के पक्ष में बोलना है, तो भारत के अंदर ये चीन का एक बहुत बड़ा सपोर्ट करती है। भारत में जो जो बड़ी नदियां आती है, चाइना उनका जल कभी भी रोककर उस इलाके को सूखा कर सकता। वो भारत का अधिकांश क्षेत्र है वो इसी नदियों पर डिपेंड है जो मानसरोवर झील से आती है। इसलिए अगर चाइना चाहे, क्योंकि चाइना वाले भाग में है, चाइना चाहे तो यहाँ पर अधिकांश नदियों का प्रवाह है वो अपने एरिया में मोड़ सकता है, दूसरी दिशा में ले जा सकता है, या एक क्षेत्र विशेष को ये सूखे में ला सकता है, या वहां की जितनी भी जल विद्युत और सिंचाई परियोजना उनको बर्बाद कर सकता है। वो बहुत बड़ा प्लान बना रहा है। वो क्या कर रहा है?
ये चाइना है, यहाँ पर कुनलुन सान अपन ने पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी, अगर याद हो तो मैंने उसमें चौड़ाई लिखाई थी, इधर 250 किलोमीटर है, इधर 1000 किलोमीटर तक चौड़ा है। तो वो क्या कर रहा है कि जहां पर 250 किलोमीटर चौड़ी है वहां पर इसके नीचे से सुरंग बना देंगे, सुरंग बनाकर संपूर्ण जल को हम कहां ले जाएंगे, कुनलुन सान के ऊपर क्या था, ऊपर तारिम बेसिन, जहां पर एक मरुस्थलीय भाग था तकला माकन, उस मरुस्थलीय भाग को ये सिंचित करना चाहता। मरुस्थलीय भाग में बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बनाएगा वो, और ऐसा इन दोनों में तो नहीं कर रहा है, लेकिन इस पर ब्रह्मपुत्र पर तो काम शुरू भी हो गया है। कैसे शुरू हो गया है, जियाबाकू नदी लगभग 210 किलोमीटर तक लंबी है, 200 किलोमीटर से अधिक लंबी है। ब्रह्मपुत्र की ऊपर वाले भाग में मुख्य सहायक नदी है, इसने यहां पर बांध बनाकर इसके संपूर्ण जल को रोक दिया। वर्तमान में इस जियाबाकू नदी का जल ब्रह्मपुत्र में नहीं मिलता है, यहां पर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करके इस पूरे जल को उसने रोक लिया है। रोकने के बाद में यहां से नहरें निकालकर इस जल को दूसरे क्षेत्रों में भेज रहा, ब्रह्मपुत्र के अंदर इसका जल नहीं मिल रहा। दूसरा, भारत में आने से लगभग 550 किलोमीटर पहले यहां पर एक साथ वो 10 बांध बना रहा। वो तो मैंने इसको बारीक किया है पेन को थोड़ा, ताकि दोनों ओवरलैप नहीं हो। यहां पर 10 बांध बना दिए हैं उसने इस वाले भाग के अंदर, वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। भारत में आने से पहले यहां पर उसके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर 10 बांध का निर्माण कार्य करना है, जिसमें 3 बांध पूर्ण हो चुके हैं, आगे वाले बांधों पर निर्माण कार्य जारी है। और अगर 10 के 10 बांध यहां पर पूरी तरह से बन जाए तो ब्रह्मपुत्र का नदी भारत और बांग्लादेश वाले भाग में नहीं आ पाएगा, पूरा रोक लेगा। वो जितना जल है वो पूरा का पूरा रोक लेगा। इन बांध से अगर जल नहीं रुकता है तो चीन की जो वर्तमान में जो पंचवर्षीय योजना चल रही है 2017 से लेकर 22 तक, उसके अंदर उसने ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध, अभी तो सबसे बड़ा बांध उसके पास है, कौन सी नदी पर अपन ने पढ़ा है, यांगटी शिकियांग नदी पर 3 गॉर्जेस डैम, जिसने पृथ्वी की घूर्णन गति को धीमा कर दिया है, ऐसा बांध उसके पास है। उससे भी बड़ा बांध ब्रह्मपुत्र पर यहां पर प्रस्तावित है, 60 गीगावाट। इस बांध से 60 गीगावाट विद्युत का, 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट, कितने 1000 मेगावाट यहां पर वो विद्युत का उत्पादन कर रहा। विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाना भी इसी नदी पर प्रस्तावित है। हाँ, अगर ये बांध टूट जाता है या उसको तोड़ना है, अगर उसकी इच्छा हो जाए कि मुझे तब इसको तोड़ना है, तो पूर्वांचल के अंदर अरुणाचल प्रदेश का ये वाला पूरा भाग और नीचे ये त्रिपुरा, मिजोरम, ये अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा भाग लगभग कह रहे हैं 10 फीट पानी के अंदर डूब जाएगा। इतना पानी वो एक साथ इकट्ठा कर लेगा। अगर एक साथ उसको वो छोड़ देता है तो इस पूरे क्षेत्र को वो जल प्लावित कर सकता है। पूरे के अंदर 10 फीट तक, 3-3 मंजिल तक पानी भर सकता है वो। फिलहाल चाइना इस पर काफी बड़ा इन्वेस्ट कर रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी पर इन्वेस्ट कर रहा है उस इन्वेस्ट के कारण भारत काफी चिंतित है। भारत ने अपने साथ बांग्लादेश को भी मिला लिया है। क्यों मिला लिया, अपन थोड़ा आगे चलेंगे तो बांग्लादेश समझ में आ जाएगा। अब इससे थोड़ी आगे लेते हैं, पहले एक बार इसका प्रवाह बना लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। यहां से ये ग्रेट हिमालय को काटता है, जहां से ग्रेट हिमालय को काटता है वहां पर एक गॉर्ज बनाता है जिसका नाम अपन ने पढ़ा है, नामचा बरवा। नामचा बरवा क्या है, गॉर्ज भी है और इस वाले भाग की सर्वोच्च चोटी भी है। तो नामचा बरवा से ये इसको काटता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होने के बाद यहां थोड़ी सी इनकी ये भी देखना लोकेशन भी, ये वाला भाग अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे वाले भाग में ये मेघालय, यहां पर ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, इधर वाला भाग त्रिपुरा, बाकी सारा असम।
अरुणाचल प्रदेश के अंदर जैसे ही ये आती है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दूसरा है। तिब्बत में तो इसका नाम हो गया यारलुंग या सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में आते ही इसका नाम हो जाता है दिहांग। दिहांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस नदी को कहा जाता है दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश से ये पूरा पूरा भाग पहाड़ी भाग है। अरुणाचल प्रदेश से फिर आ जाता है ये असम। असम के अंदर आते ही एक जगह है सदिया। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक जगह है सदिया। सदिया पर थोड़ा पहले आती है एक नदी, उसमें आकर मिल जाएगी। मैं इस जगह का नाम बाद में लिखता हूं, सदिया। सदिया से आगे वाला भाग एकदम प्लेन आ जाता है। इसका ढाल था वो एकदम खत्म हो जाता है और पूरा मैदानी इलाका जाता है। नदी ऊपर वाले भाग से खूब तेज गति से आती है और इस असम वाले भाग के अंदर ये फैल जाती है। ढाल कम होने के कारण पूरा का पूरा जल है वो फैल जाता है। कितना फैल जाता है तो लगभग 16 किलोमीटर चौड़ाई तक फैल जाता है। इसकी अधिकतम चौड़ाई हो जाती है 16, एकदम समुद्र जैसा लगता है, दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। तो 16 किलोमीटर तक ये फैल जाती है पूरे भाग के अंदर। कहां तक फैलती है तो सदिया से लेकर एक जगह है धुबरी। असम के अंदर एक जगह है धुबरी, यहां पर है सदिया। अभी बनाते हैं। ये है धुबरी। सदिया से धुबरी दोनों जगह असम के अंदर। सदिया से धुबरी के बीच वाला भाग एकदम प्लेन। इस वाले भाग के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी अत्यधिक चौड़ी हो जाती है और इसी भाग के अंदर सदिया से लेकर जो धुबरी तक का 891 किलोमीटर लंबाई का जो क्षेत्र है, इसी भाग में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बाकी किसी भाग में इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता। अपन हेडिंग तो ब्रह्मपुत्र लगा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र तो केवल सदिया से धुबरी तक है। शेष भागों में तो इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है, ऊपर वाले भाग में सांगपो है, यहाँ ब्रह्मपुत्र है, बांग्लादेश में और नाम हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र तो केवल ये, लेकिन जिस भाग के अंदर इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ये आर्थिक दृष्टि से इस भाग में अत्यधिक उपयोगी है। जल परिवहन की दृष्टि से, सिंचाई की दृष्टि से, जल विद्युत की दृष्टि से सर्वाधिक जो इसका लाभ है वो ब्रह्मपुत्र वाले भाग में मिलता है। इसीलिए इस पूरी नदी को इसी नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। वास्तव में ब्रह्मपुत्र नदी तो सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर का जो असम के अंदर मैदानी भाग है, इसी मैदानी भाग को के अंदर इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। फिर धुबरी के आगे मान लो मैं बना देता हूं ये बांग्लादेश। ये बांग्लादेश, बांग्लादेश। धुबरी से आगे गोलपाड़ा आता है। गोलपाड़ा से ये भारत को छोड़कर या असम को छोड़कर बांग्लादेश में आ जाती है। मेघालय में नहीं जाती है, बांग्लादेश में आ जाती है। बांग्लादेश में देखो, अपन ने गंगा पढ़ते वक्त पढ़ा था, यहां पर फरक्का बांध था। फरक्का बांध कहां पर था तो पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश से 10 किलोमीटर अंदर ही फरक्का बांध था। क्या है इसको, सारी की सारी कैसी क्यों आ रही है? बांग्लादेश से 10 किलोमीटर अंदर वाले भाग में यहां पर एक नदी आई थी, गंगा। गंगा की 2 शाखाएं हो गई थी। एक तो इधर आ गई अपने हुगली और एक चली गई थी बांग्लादेश में। बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिल जाती है। कहां पर मिलती है तो इस स्टेशन को ध्यान रखना, क्योंकि इसके नीचे वाले भाग का नाम प्री में आया हुआ तो हो सकता है स्टेशन पूछ सकते। इस स्टेशन का नाम है ग्वालंदो। बांग्लादेश के ग्वालंदो के अंदर गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां मिलती है, जिनको किस नाम से जाना जाता है? गंगा का नाम बांग्लादेश में कल लिखा था, क्या था? पद्मा। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना। पद्मा और जमुना बांग्लादेश के ग्वालंदो में मिलती है। पद्मा तो है हमारी गंगा, जमुना है हमारी ब्रह्मपुत्र। नाम चेंज, ग्वालंदो में मिल गई। इसी ग्वालंदो के अंदर
बांग्लादेश से निकलकर एक छोटी सी नदी आती है जिसका नाम है मेघना। मेघना नदी भी इसमें आकर मिल जाती है। ये धारा मेघना की तो नहीं है तो इनकी, लेकिन बांग्लादेश के अंदर से ही वो नदी निकलती है और बांग्लादेश वाले भाग की रिवर है, इसलिए इस बांग्लादेश आगे वाले पूरे भाग के अंदर इस नदी का नाम कहता है मेघना। क्या है मेघना? ये प्री का क्वेश्चन था। गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना नाम से बांग्लादेश में। वास्तव में मेघना बांग्लादेश की एक नदी है जो ग्वालंदो के आगे वाले भाग में आकर इसमें मिल जाती है, मेघना नदी। इधर वाले भाग में ये पद्मा, उधर वाले भाग में जमुना, दोनों मिल गई ग्वालंदो में। ग्वालंदो के आगे वाले भाग में इस नदी का नाम हो जाता मेघना। मेघना आगे जाकर मिल जाती है इस सागर के अंदर और यहां पर विशाल आकार का डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती। इस डेल्टा के सामने इस किनारे पर एक आइलैंड है जिसका नाम है न्यू मोर द्वीप। विवादास्पद है। हुगली के सामने एक बन जाता है गंगा सागर द्वीप। न्यू मोर द्वीप और गंगा सागर, न्यू मोर का निर्माण तो करती है मेघना या गंगा व ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, और गंगा सागर द्वीप का निर्माण करती है हुगली नदी। कल अपन ने पढ़ा था गंगा सागर, गंगा नदी का अंतिम स्टेशन गंगा सागर द्वीप। ये द्वीप बनते किससे? नदियां अपने साथ खूब सारा औषाध लेकर आती है, हर सागर में मिलती है, वहां पर लाकर छोड़ देती है, फिर पानी में विलीन हो जाती है। तो वो औषाध धीरे धीरे जमा होते होते जलीय भाग से बाहर आ जाता है, तो वहां पर आइलैंड बन जाता है। तो गंगा सागर द्वीप और न्यू मोर द्वीप। गंगा सागर द्वीप के अंदर ऐसा कहा जाता है जैसे ही शाम होती है, ज्वार भाटे का टाइम होता है, तो उस द्वीप का अधिकांश भाग पानी में डूब जाता है, कुछ एक क्षेत्र ऊपर बचता है। शाम होते होते सारे लोग, है तो टूरिस्ट प्लेस, सारे लोग वहां से भागकर बाहर आ जाते हैं, वरना रात में उसमें पूरे में पानी के अंदर वो इलाका चला जाता है। न्यू मोर द्वीप इस शाखा के आगे, गंगा सागर द्वीप इस शाखा के आगे ब्रह्मपुत्र नदी। अब एक इसका पूरा फ्लो है, मैं वापस बोलता हूं, फिर इसके अंदर जो छोटे छोटे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन पकड़ते हैं। एक बार इसका मैप हल्का सा आप पूरा बनाने का प्रयास करो, फिर इसके अंदर जो छूटे हुए पॉइंट है वो अपन दूसरी बार में पूरे करते हैं। बांग्लादेश में जमुना, फिर ग्वालंदो में जमुना पद्मा से मिल जाती है। जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा बांग्लादेश में मेघना। मेघना आगे जाकर न्यू मोर द्वीप का निर्माण करती है। गंगा सागर द्वीप है वो हुगली नदी द्वारा निर्मित है। इसका प्रवाह क्षेत्र पूरा आपको ध्यान में होना चाहिए। यहां से 2-3 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। इसके नाम 3-4 हो जाते हैं। तिब्बत वाले भाग में अलग नाम है, अरुणाचल प्रदेश वाले में अलग भाग, असम वाले में अलग भाग, बांग्लादेश में भी इसके 2 नाम हो जाते हैं। असम के अंदर इसका सर्वाधिक लाभ होता है। हाँ, लंबाई भी सबसे ज्यादा ही है। बांग्लादेश के अंदर ये 700 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है वो 700 किलोमीटर, टोटल ये 2900 किलोमीटर लंबी है। 231 या 200 कुछ ऐसे हैं, वो अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है। 700 और 1100 कितने हो गए? 1800, 1800 और 2600, लगभग 2700, 2900 किलोमीटर है। तो लगभग 200 और कुछ ऐसे है, 11-20 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में आता है इसका हिस्सा। अब मैं इसको एक बार धारा वापस बोलता हूं, अब छूटे हुए पॉइंट है दोबारा अपन इसमें पूरे करते हैं। उद्गम स्थल आंशिक ग्लेशियर या चेमायुंगडक ग्लेशियर, मानसरोवर झील इसका उद्गम। उद्गम के बाद ये पूर्व दिशा के अंदर चलती है। कितनी ऊंचाई पर चलती है? तो 4000 मीटर। कहां पर चलते हैं? तो तिब्बत वाले भाग में। तिब्बत में कितनी लंबी? तो 1100 किलोमीटर लंबी। तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं? तो 2 नाम ऊपर सांगपो और
यारलुंग, इन दोनों शब्दों का मीनिंग होता है इसको शुद्ध या पवित्र करने वाला। तिब्बत वाले भाग के अंदर इसमें दो बड़ी सहायक नदियां आकर मिलती है, एक का नाम है जियाबाकू, दूसरे का नाम है रांगोशांगपो। जियाबाकू का जल वर्तमान में इसमें नहीं मिलता, चीन ने बांध बनाकर उस जल को रोक लिया है। फिर आगे आकर ये नामचा बरवा नामक स्थान से ग्रेट हिमालय को काटती है, काटकर दक्षिण में मुड़ती है। भारत में प्रवेश से पहले लगभग 500 किलोमीटर भारत की सीमा से दूर इस नदी पर चीन एक साथ 10 बांध का निर्माण कर रहा है और यहां पर विद्युत उत्पादन उसका मुख्य लक्ष्य है। और अभी जो उनकी वर्तमान 2017 से एक पंचवर्षीय योजना उनके निर्माण कार्यान्वित है, उसके अंदर एक विश्व के सबसे बड़े बांध का प्रोजेक्ट भी है। इस पर विश्व का सबसे बड़ा बांध जो थ्री गॉर्जेस बांध है, उससे भी बड़ा बांध का निर्माण यहाँ प्रस्तावित है, वो करेगा, ऐसा उसका विचार है। विश्व का सबसे बड़ा बांध। सारे राक्षस है, कौन बिना राक्षस के थे? ये तो अपने पड़ोसी है इसलिए, बाकी जिनके पड़ोसी कोई दूसरे वो उनके और ज्यादा राक्षस है। यूक्रेन के लिए उससे बड़ा राक्षस क्या हो सकता है? हाँ, कुछ भी नहीं। देखो दुनिया के अंदर सब जगह तनाव की स्थिति है। अब कारण ये हो गया कि हम समझने लगे। तनाव तो शुरू से था क्योंकि राजनीति के दो पक्ष है। अगर आप शांति से बैठोगे तो पड़ोसी आपको रहने नहीं देगा। ये होता है, अगर आप पड़ोसियों को तंग नहीं करोगे तो जनता आपको हटा देगी। ये सारे लीडर कर क्यों रहे? लीडर का काम किसने कर दिया? चाइना के राष्ट्रपति ने तय कर दिया कि ताउम्र राष्ट्रपति रहूंगा मैं, जब तक जिंदा रहूं तब तक वो शी जिनपिंग ही वहां का राष्ट्रपति रहेगा। अब वहां का राष्ट्राध्यक्ष बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? उस देश के नागरिकों को यह बताना होगा कि बाहर बहुत खतरा है, सब जगह हमें तंग कर रहे हैं, हम बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं, इसलिए मुझे रहने दो। कुछ नहीं है, सिर्फ लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए प्रत्येक देश की जनता को। रशिया के अंदर व्लादिमीर पुतिन को क्या खतरा था? कुछ नहीं था। उसको तो लगातार नियमित रूप से अपना कार्यकाल बनाना, कभी प्रधानमंत्री कभी राष्ट्रपति कभी प्रधान, पूरे इतने 14 करोड़ के अंदर एक वही आदमी है जो इसे लायक है, बाकी है नहीं। पर वो क्या करते हैं? पड़ोसियों के साथ हमेशा तनाव रखते हैं। जब पड़ोसियों के साथ तनाव रखोगे तब उसके देश की जनता के अंदर देशभक्ति उत्पन्न होगी, और जब देशभक्ति उत्पन्न होगी तभी लोग उस लीडर के साथ जुड़े रहेंगे। बाकी आप कितना ही अच्छा काम कर लो, जनता कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करती। हाँ सुरेश जी बोलो। हाँ जबरदस्ती है उसमें। सारे करवा रहे हैं। देखो जो बेलारूस है वो पिछले 20-25 साल से राष्ट्रपति बना हुआ बेटा, किसकी वजह से? व्लादिमीर पुतिन की वजह से। पुतिन के तू मेरा समर्थन कर, मैं तेरा करता हूं, वो कह रहा ठीक है। यूक्रेन के अंदर जितना भी युद्ध हो रहा है, बेलारूस उसको 100% सपोर्ट करता है रशिया को, ताकि वो अपना काम चला सके। एक दूसरे से जितने भी राजनेता वो चाहते हैं कि हम इस जीवन में कभी भी यहाँ से हटे नहीं। नहीं हटने के अपन भी देखो कब अपने में जोश आता है, हम देश के साथ कब जुड़ते हैं? जब पाकिस्तान की कोई बात होती है। हाँ कुछ भी कर दो, पाकिस्तान का कोई भी मैटर ले आओ, हमारे अंदर सबके अंदर देशभक्ति उबाल मारने लगती है। फिर लगता है नहीं ये तो लीडर अच्छा नहीं है, इसको लाओगे जो हमसे आगे लड़ सके। नहीं, टकराव तो राजनीति का कारण है। अगर आप देखो, पहले आप इतिहास उठाकर देखो, जो दो को आपस में लड़ा सकता था वही सक्सेस राजा होता था। जो अपने आप सोचे कि मैं आदर्श राज्य के रूप में रहूं, जनता सुखी रहे, ऐसी स्थिति अभी नहीं बची, क्योंकि युग है वो चेंज हो गया, कलयुग आ गया है। हा? तो अपना कौन सा पहले हो गया? वो भी तो यही कह रहा है। वो ये थोड़ी कह रहा है कि हमारा 1947, हम भी तो शुरू से हैं क्या? भारत तो हमसे टूटकर अलग हुआ है। ये सब अपना अपना नजरिया होता है। आप जिस चीज को किसी भी एंगल से देखो वो उसी एंगल से दिखाई देगी। अगर आप भारत को देखोगे भारत से टूटकर अलग हुआ, यानी अपन सोचते हैं ना कोई टूटकर अलग हुआ यानी वो निम्न है, छोटा है, हमारे बाद में पैदा हुआ है, ऐसा होता है, दिमाग में ऐसी आती है। जो दूर जाता वो सोचता है नहीं मैं तो पहले था, मैं तो अब स्वतंत्र हो गया हूं, मैं और सशक्त हो गया, मैं मेरी जनता को और खुश कर दूंगा, वो अपने भी दोस्त। ये
वहां की राजनीति तो देखो, मतलब वहां के लीडर है वो राजनीति में आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे देश भाड़ में, चाहे अगर उनको कह दिया जाए आपको अगले 10 साल के लिए राष्ट्रपति मनोनीत किया जाता, आप देश बेच दो, तो वो कहें देश बेच कर आ जाए। ये स्थिति है वहां की, सच में ऐसी स्थिति। और वहां केवल पाकिस्तान की नहीं, कई ऐसे दुनिया के अंदर देश है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के अंदर आप देखो, जिस देश का राष्ट्रपति, पश्चिमी यूरोप को छोड़ दो, वहां पर आज भी लोकतंत्र है। वहां पर छोटी छोटी घटनाओं के अंदर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं। बाकी सारी जगह ये स्थिति हो चुकी है कि जो एक बार सुप्रीम बन गया वो वहां से किसी भी कीमत पे हटना नहीं चाह रहा। रशिया ले लो, चीन ले लो, बेलारूस ले लो, या बीच वाले उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ये ले लो, चाहे ईरान ले लो, कोई भी, सऊदी अरब ले लो, सारे के सारे वो है, या तो उनके वंशज है। श्रीलंका में क्या था, एक भाई आया दूसरा ले लिया, वो सारा परिवार ही जा गया उस राजनीति में, फिर ज्यादा समस्या हो गई तब उनको भागना पड़ा। तो स्थिति सब जगह यही है, अपने यहाँ नहीं या किसी और के वहां नहीं। इसलिए पड़ोसी के साथ हमेशा तनाव रखो, जनता आपका समर्थन करती रहेगी, और जब तक जनता समर्थन करेगी तब तक आप राजा हो। ये सब राजा बनने के लिए, बाकी इनको चाहिए कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं चाइना का लगभग 11 से 12% एरिया ही रहने लायक है, फिर उसको यहाँ विवाद करने की जरूरत कहाँ। ऊपर 2 बड़ी 3 रिवर चल रही है, उनके अंदर अक्सर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, वो रोक नहीं पा रहा, लेकिन वहां बांध नहीं बनाना, बांध बनाना उसको ब्रह्मपुत्र पर, ताकि यहाँ पर भारत से तनाव लगे और चाइना की जनता हमेशा उसके सपोर्ट में खड़ी रहे। हम भी भारत में कब खड़े रहेंगे, जब चाइना ऊपर से कहेगा मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा, फिर कहेंगे नहीं अब हमारे वाले को भी हम तैयार करते हैं। ये मेंटेलिटी है। चलो, तिब्बत वाले भाग में हो गई। तिब्बत से फिर ये गॉर्ज बनाकर नीचे वाले भाग में आती है। नामचा बरवा लगभग 5500 मीटर एक गहरा गॉर्ज बनाकर भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के अंदर लगभग 200 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है आंकड़ा। यहाँ पर इसका नाम हो जाता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, पहाड़ियों में चलती है, तो दिहांग क्षेत्र के अंदर ये यहाँ पर दिहांग नाम है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। फिर अरुणाचल प्रदेश से आती है असम में। असम में प्रवेश करते ही एक जगह आती है सदिया डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से ये पूरे एकदम प्लेन एरिया में आ जाती है, आगे वाला समतल एरिया। और इस प्लेन एरिया में आते ही इसका जल फैल जाता। जब तक नदी की धारा तेज है, वो अपने साथ जितना भी लेकर आती है वो सारा का सारा तेज गति से बहा कर ले जाती है। जैसे ही नदी की धारा मंद होगी, वो अपने साथ जितना बोझ लेकर आई, अब वो ढो नहीं पा रही, तब वो क्या करने लगेगी, जमा करने लगेगी। तो सदिया से लेकर धुबरी तक ये क्या करते हैं, अपने साथ जितना भी औषाध लेकर आई है, मिट्टी लेकर आई है, उस मिट्टी को इसके बीच में जमा करती जाएगी, जगह जगह द्वीप बनाएगी। और इसी के अंदर एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वारा निर्मित द्वीप बनता है, जिसका नाम है माजुली। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, माजुली द्वीप 90 किलोमीटर लंबा, 20 से किलोमीटर तक चौड़ा, पूरे भाग के अंदर मिट्टी मिट्टी भरी हुई है। और ये वर्तमान में असम का एक डिस्ट्रिक्ट है। अभी तो कोई मिला ही नहीं, हमने सिर्फ ब्रह्मपुत्र बनाई है, ये अभी बना ही नहीं, ऐसे ही मैंने लगा रखी है। आगे अपन इसकी सहायक नदियां करेंगे, 5-6 है। सदिया के पास एक नदी आती है लोहित, वो लोहित है। यहाँ पर एक ब्रिज बनाएंगे अपन, इसलिए थोड़ा सा लोकेशन बनाया है, या अपन इसको वापस नया बना देंगे, ताकि इसके अंदर जो ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है, नदी फैल जाती है, अपने द्वारा लाए गए भार को यहाँ पर छोड़ देती है, तो नदी द्वीपों का निर्माण करती है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के अंदर बनता है। 90 किलोमीटर लंबा, 20 किलोमीटर तक चौड़ा, 1250 वर्ग किलोमीटर का द्वीप है ये। और असम का वर्तमान में एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया माजुली। फिर इसी बेल्ट के अंदर जो मैदानी भाग है, जो नदी का बेसिन है, यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी पेट्रोलियम पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। पूरा असम का ये वाला बेल्ट है, ये पूरा भाग पेट्रोलियम के लिए, प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। असम वाले भाग के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नौका गम्य है, नदी शांत है, आसानी से चलती है, तो यहाँ पर नेविगेशन हो सकता है, यानी जल परिवहन की दृष्टि से ये उपयुक्त है। कैसे उपयुक्त है, तो भारत का दूसरा नेशनल वाटरवेज, पहला नेशनल वाटरवेज तो है गंगा पर, जो गंगा नदी अपन ने बनाई थी यूं इस प्रकार से, गंगा पर कन्नौज,
कानपुर, वाराणसी, हाँ, फिर यहां से पटना, ये होता हुआ यहां तक हल्दिया थी। तो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक 1700 और कुछ किलोमीटर लंबा है। ये भारत का फर्स्ट नेशनल वाटरवेज है, पहला राष्ट्रीय जल मार्ग, और ये भारत का दूसरा राष्ट्रीय जल मार्ग है। ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर सदिया से धुबरी 1891, ये सेकंड नेशनल वाटरवेज है भारत का, यानी जल परिवहन की दृष्टि से है, उपजाऊ मृदा का निर्माण करती है, इसका बेसिन पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। फिर धुबरी से आगे वाले भाग से ये गोलपाड़ा आता है, गोलपाड़ा से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश के अंदर इसको कहा जाता है जमुना। फिर जमुना ग्वालंदो के पास जाकर पद्मा से मिल जाती है, संयुक्त धारा मेघना नाम से जानी जाती है, और मेघना आगे जाकर बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। बांग्लादेश में 700 किलोमीटर, असम के अंदर 891 किलोमीटर, तिब्बत के अंदर लगभग 1100 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर लगभग 200 किलोमीटर से अधिक, कुल ये 2900 किलोमीटर लंबी है, 2900 किलोमीटर लंबी है। इस नदी का सर्वाधिक लाभ वर्तमान में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को होता है, उसके बाद बांग्लादेश और उसके बाद चाइना है। सर्वाधिक लाभ भारत को मिलता है, दूसरा नंबर आ जाता है बांग्लादेश का, और तीसरा नंबर आ जाता है चाइना का। अगर चाइना इस नदी के प्रवाह को बंद कर देता है तो भारत का पूर्वोत्तर और बांग्लादेश का जो उपजाऊ क्षेत्र है ये ऊसर हो जाएगा। यहाँ की जनता का जीवन का ये आधार मानी जाती है, इसलिए पूर्वोत्तर भारत की ये जीवन रेखा कहलाती है। यहाँ फिशिंग होती है, मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है, जल परिवहन के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम और इसके लिए जाना जाता है, इसलिए पूर्वोत्तर भारत की ये मेन नदी या मुख्य नदी मानी जाती है। आर्थिक दृष्टि से पूरी गतिविधियां हैं वो इसी नदी द्वारा संचालित की जाती है। अब इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, इसकी सहायक नदियां हैं तो उसके लिए एक छोटा सा मैप और बनाते हैं ताकि क्लियर बनेगी। उस पर एक आध ब्रिज है तो उसको भी देखते हैं। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। यहां से ये असम वाला भाग, ये अरुणाचल प्रदेश वाला भाग, यहां पर ये असम, असम के नीचे ये बांग्लादेश, ये ऊपर तिब्बत वाले भाग से आती है। इसकी सहायक नदियां, पहली है देखो दिबांग, दिहांग नहीं, दिहांग तो इस नदी को ही कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आकर इसकी सहायक नदी मिलती है दिबांग। अरुणाचल प्रदेश में इसकी सहायक नदी दिबांग। दिबांग से नीचे वाले भाग में आती है लोहित, सदिया के पास आकर मिल जाती है इसमें लोहित। फिर मणिपुर वाले भाग से इधर असम में होती हुई आ गई है बराक नदी। नदी का नाम याद रखना बराक, बराकर एक और नदी है, ये बराक नदी है, बराकर नदी झारखंड में आएगी। फिर एक और नदी आती है मेघालय वाले भाग से संकोश, कापिली, और कापिली के आगे आती है एक संकोश। ये बड़ी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, जो इसके लेफ्ट साइड से या बाईं तरफ से आकर इसमें मिलती है। इसकी सहायक नदियों के नाम थोड़े ध्यान रखना है। यह है लोहित, हाँ मैं बताता हूं, ये बराक, ये कापिली, कापिली एनडीए के जो एग्जाम आते हैं यूपीएससी करवाती है उसमें पूछी गई किसकी सहायक नदी है। 2-3 नाम दिए हुए, कापिली थी, संकोश थी, बराक थी, एक है संकोश। ये बराक, ये तो यहां पर अगर याद हो तो अपन ने यहां पहाड़ियां बनाई थी। ग्रेट हिमालय के बाद लघु हिमालय शिवालिक मिल जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। पटकोई बूम, पटकोई बूम वाले भाग से ये निकलती है दोनों। पटकोई बूम, पटकोई बूम के आगे नागा पहाड़ियां, नागा पहाड़ियों के आगे मणिपुरी पहाड़ियां। यहां से एक पहाड़ी श्रृंखला और निकली थी,
मिकिर पहाड़ियां, मिकिर के नीचे वाले भाग में थी बराइल पहाड़ियां, फिर आगे थी कछार पहाड़ियां, फिर भुवन की पहाड़ियां, फिर त्रिपुरा की पहाड़ियां। कछार पहाड़ियों वाले भाग से निकलती है बराक। ये मेघालय के अंदर तीन थी, गारो, खासी और जैंतिया वाला भाग है, वहां से ये दोनों नदियां निकलती है, गारो, खासी, जैंतिया से कापिली, संकोश, मेघालय वाले भाग से। कौन सी नदी? लोहित अरुणाचल प्रदेश वाले भाग से निकलती है और असम वाले भाग में आकर इसमें मिलती है। लोहित को थोड़ा ध्यान रखना है। लोहित नदी पर यहां पर एक ब्रिज बनाए गए हैं। हाँ, 2017 के अंदर इसका इनॉग्रेशन हो गया, तो ये पुराना है, फिर भी अपने को ध्यान रखना है। भारत का जो ये सीमावर्ती क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश वाला भाग, इसके अंदर इस भाग से ऊपर वाला भाग तो पहाड़ी भाग है, यहाँ भूटान आ जाता है, तो इस भाग के अंदर हमारी रीच या पहुंच कम है, इसलिए इस भाग में तुरंत जाने के लिए हमने लोहित नदी पर यहाँ पर एक 9.15 या 9 किलोमीटर लंबा एक ब्रिज बनाया है, जिसका नाम है, इधर तो है सदिया और इधर है ढोला। ढोला और सदिया, ढोला और सदिया, ये लोहित नदी पर 2017 के अंदर बनाया गया एक पुल है, या इसका नाम हमने कर दिया है भूपेन हजारिका। भूपेन, हाँ, हजारिका, वो यही के थे, असम के ही थे, इसलिए इस ढोला सदिया जो ब्रिज है 9.15 है, क्या है? हाँ, असम के अंदर नेशनल पार्क तो 4-5 है, इसी वजह से ये काफी टाइम है। 2017 के अंदर इसको 2017 के अंदर इसको इनोग्रेट कर दिया गया है, और इसके बनने से लगभग 250 किलोमीटर सीमावर्ती क्षेत्र है वो हमारे पास में आ गया। तुरंत हम सीमा के पास पहुंच जाते हैं, हमें इतना दूर का रास्ता तय करने की जरूरत नहीं है। एक हमने यहां पर और एक बार रेल और सड़क ब्रिज बनाया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम वाले भाग के अंदर 2 बड़े ब्रिज है, इनके नाम याद रखना है। बोगीबील ब्रिज, इसका नाम मैं इधर लिख देता हूं, बोगीबील। बोगीबील लिखना, बीज नहीं, बोगीबील। ब्रिज, बोगीबील ब्रिज असम के अंदर डिब्रूगढ़ से ऊपर कोई जगह है, इधर नीचे वाले भाग में डिब्रूगढ़ है। ब्रिज का नाम याद रखना। 2018 के अंदर इसका भी इनोग्रेशन कर दिया गया। ये रेल और सड़क ब्रिज है दोनों, रेल व सड़क पुल, रेल और सड़क दोनों है। बोगीबील लगभग 4.85 किलोमीटर लंबा है, 2018 में बनकर तैयार हो गया। ढोला सदिया 2017 में, बोगीबील 2018 के अंदर। बोगीबील बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ढोला सदिया बना हुआ है लोहित नदी पर, वो 2017 में, ये 2018 के अंदर। इसके बीच वाले भाग में यहाँ पर आइलैंड बने हुए हैं, द्वीप बने हुए हैं। द्वीपों के आगे नीचे वाले भाग से 4-5 नदियां आ रही है। एक तो दिबांग हो गई, दूसरी लोहित हो गई, तीसरी बराक हो गई, चौथी कापिली हो गई, पांचवी संकोश हो गई। फिर ऊपर वाले भाग से भी आकर नदियां मिलती है। ये तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के इधर वाले भाग में है भूटान। यहां से इस प्रकार से ये भूटान है, ये भूटान। भूटान के इधर वाले भाग में भारत का है सिक्किम राज्य, नीचे वाला भाग है असम।
इस उत्तरी भाग से आती है धनसिरी, सुबनसिरी, धनसिरी, सुबनसिरी, मारेल, मनास या मानस, और एक इधर से आती है तीस्ता नदी। थोड़ा मैंने इसको ज्यादा आगे लेके आ गया हूं, हल्का सा इसको पीछे करते हैं। तीस्ता नदी बांग्लादेश वाले भाग में जाकर इसमें मिलती है। यहां से आती है तीस्ता नदी, सिक्किम वाले भाग से निकलकर पश्चिम बंगाल होती हुई बांग्लादेश के अंदर आकर इसमें मिल जाती है। तीस्ता नदी जल विवाद काफी प्रसिद्ध जल विवाद है। तीस्ता नदी, यह है धनश्री, हाँ दोनों तरफ है, मेन ऊपर वाले भाग में है। जो बड़ी नदियां हैं वही लिखा अपन ने। सुबनसिरी, मारेल, मानस या मनास, मानस, और ये हो गई तीस्ता नदी। तीस्ता नदी, तीस्ता नदी जल विवाद काफी प्रसिद्ध है, इसको अपन ध्यान रखेंगे। ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब एक बात और है इसके बारे में, ये नदी ऊपर से लेकर तिब्बत और फिर अरुणाचल प्रदेश वाले पूरे भाग से पहाड़ों से होकर आती है, तो खूब सारी मिट्टी को काट कर लाती है। इसके साथ बहुत ज्यादा मात्रा में मिट्टी आती है। मिट्टी आने के कारण इसका रंग मटमेला हो जाता है। खूब सारी मिट्टी घुली होती है, गंदला पानी आता है। मटमेला रंग होने के कारण ये यहाँ पूरे भाग के अंदर साफ पानी की नदी नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है रेड रिवर। गंदा और मटमेला पानी होने के कारण, ये ध्यान रखना, इसका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस नदी को रेड रिवर या लाल नदी के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। ये रेड रिवर है। हाँ, कामाख्या माता, कामाख्या माता का रेड रिवर, लाल नदी किस लिए कहलाती है? इसके अंदर अत्यधिक मिट्टी की मात्रा आने के कारण। एक और बात याद रखना, भारत में सर्वाधिक मात्रा में गाद लाने वाली नदी, गाद क्या होता है? मिट्टी, मिट्टी सिल्ट होता है, जिसको इंग्लिश में अपन सिल्ट बोलते हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में गाद लाने वाली, भारत में सर्वाधिक मात्रा में गाद लाने वाली नदी गंगा से भी ज्यादा, गंगा भी लाती है। गंगा से भी, गंगा तो पीछे वाले भाग से, पूरे मैदानी भाग से होकर आती है हरिद्वार का आगे, तो धीरे 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 उसका जल साफ होता जाता है। पीछे वाला भाग है वो चट्टानी भाग है, तो पीछे वाले भाग में भी जल इतना गंदा नहीं है। ये क्या करते हैं, तिब्बत के पठार से अरुणाचल प्रदेश वाले भाग को आज भी काट रही है, तो वहां पर खूब सारे गंदला मिट्टी आ जाती है। पानी एकदम साफ नहीं, जैसे बारिश का पानी होता है, आप नहाते एकदम तालाबों के अंदर इकट्ठा होता है, 2-4 दिन तक वो कैसा रहता है, वैसा पानी इसके अंदर रहता है। न्यूज देखते हो तो कभी असम की बाढ़ देखना, दूसरे क्षेत्रों की बाढ़ देखना, इसके पानी को ध्यान से, बाढ़ आती है, अपन तो सिर्फ एक बाढ़ देखते हैं, बाढ़ देखते हैं, असम में बाढ़ आ गई या गुजरात में बाढ़ आ गई, उसके पानी के अंदर रात दिन का डिफरेंस, ये पूरा गंदा पानी होता है, पूरा मटमेला है, इसलिए इसको रेड रिवर कहा जाता है। सर्वाधिक गाद लाने वाली नदी है। एक और है, ये इन भागों को काटती रहती है, अपने पास वाले भागों को। नदी अपने आसपास के क्षेत्रों को काटती है और मेघालय के पास वाले भाग तक चली जाती है। मेघालय के अंदर यहाँ पर अपन ने पहाड़ियां पड़ी है, गारो, खासी और जैंतिया। ये किसका भाग है? प्रायद्वीप पठारी भाग है, यानी कठोर चट्टानी भाग है। बात जो समझनी है वो, यहाँ पर पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां पुरानी है, किसका भाग है? तो प्रायद्वीप पठारी भाग के। तो यहाँ पर चट्टाने है वो भी कठोर है। ये नदी क्या करती है, उनको काटने का प्रयास करती है। तो चट्टाने तो नहीं कटती है, लेकिन उसके आसपास की मिट्टी है वो उसमें बहकर चली जाती है। चट्टान क्या करती है, एकदम खड़ी रहती है, जैसे पानी के अंदर एक खंबा खड़ा रहता है, वैसे ये चट्टाने खड़ी रहती है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं मोना डनाक। तो ये मोना डनाक बनाने के लिए प्रसिद्ध है।
क्या है मोना डनाक में वापस बोलता हूं, मोना डनाक। इसी को कहा जाता है इंसेलबर्ग। शब्दों में थोड़ा डिफरेंस है, आप इसको ध्यान रखना। मोना डनाक और इंसेलबर्ग क्या होता है? पूरा पानी से भरा हुआ रूम, ये कमरा पानी से भरा हुआ, बीच में कोई पथरीला भाग, एक खड़ा पिलर जैसा है, वो कहलाता है मोना डनाक। अगर इस पूरे रूम को पूरी मिट्टी से भर दो, यानी मरुस्थल कर दो, मरुस्थल के अंदर कोई चट्टानी भाग ऊपर निकला हुआ, तो उसको कहेंगे हम इंसेलबर्ग। तो ये नदी क्या बनाती है? मोना डनाक, यानी पहाड़ी भागों को काटती है, बीच में चट्टान, खड़ी चट्टाने इसमें दिखाई देती है। तो ये मोना डनाक बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नदी कटाव या इसका तटबंध कटाव है उस भाग के लिए, ये संरचनाएं है मोना डनाक। मोना डनाक, जिसको मरुस्थलीय भाग में कहा जाता है इंसेलबर्ग, पूरा एकदम प्लेन एरिया, उसके अंदर वो चट्टान खड़ी है, वो ये कहलाती है। नहीं, मैंने इंसेलबर्ग इसलिए लिखा कि आप इसको समझ दो, इंसेलबर्ग या नाम नहीं लिखना। मरुस्थलीय भाग में पूरी मिट्टी से है, उसके अंदर अगर कोई खड़ा चट्टानी भाग है वो कहलाएगा इंसेलबर्ग। पानी वाला भाग है, अगर उसके अंदर कोई चट्टानी भाग खड़ा है तो उसको कहेंगे हम मोना डनाक। हाँ, इंसेलबर्ग राजस्थान के मरुस्थलीय भागों की पहचान। हाँ, हमादा मरुस्थल के अंदर। ये ब्रह्मपुत्र नदी का भाग है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। पहले भी इससे 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है अपने प्री में, तो छोटी छोटी बातें भी आपको इससे ध्यान रखनी है। 4 नाम है, ये ध्यान रखने हैं। पहला नाम शांगपू, दूसरा नाम दिहांग, तीसरा नाम ब्रह्मपुत्र, चौथा नाम पद्मा और 5वां नाम मेघना। हाँ, जमुना। पद्मा तो गंगा का है, जमुना और मेघना 5 नाम इसके। भारत में इसके 2 नाम, 2 नाम बांग्लादेश में, एक नाम तिब्बत वाले भाग में। संकोश, कापिली और बराक, इन तीनों नामों को याद रखना, क्योंकि एक नदी और आएगी बराकर। बराकर, ये आगे अपन पढ़ेंगे दामोदर नदी, तो उसकी सहायक नदी है। ये बराक नदी है, यहां पर बराकर नदी है, तो सिमिलर है। जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना है, उसके अंदर दामोदर नदी पर 5 बांध बनाए गए, उसमें पहला बांध बनाया गया वो बराकर नदी पर बनाया गया। तो शुरुआत यहां से होती है। तो बराकर यहां पर है, बराक है वो इसकी सहायक नदी। भारत का जो 6ठा नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर करना था, अब तो खूब सारे हो गए, 100 से बाहर हो गए हैं, पहले 6 ही थे। तो 6ठा जो नेशनल वाटरवेज था वो बराक नदी के अंदर 120 किलोमीटर लंबाई में प्रस्तावित था। फिर एक साथ सारे जितने भी जलीय क्षेत्र थे सबको हमने नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर कर दिए। अब इसको लिख लो थोड़ा सा। या थोड़ा तीस्ता नदी जल विवाद सुन लो, या पहले इसको लिखो फिर अपन डिस्प्यूट को थोड़ा। और एक और है कुशीनारा नदी, अभी न्यूज में है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत में आई है, 4 दिन की यात्रा की है। उसने भारत के अंदर नदी जल समझौते किए। उसमें एक तो तीस्ता नदी जल समझौता किया है, एक कुशीनारा नदी जल समझौता किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में 54 नदियां हैं जो एक देश से दूसरे देश में जाती है, और 54 के अंदर छोटे मोटे विवाद है। उन सारे विवादों को शॉर्ट आउट करने के लिए अभी जो शेख हसीना भारत में आई थी 4-5 दिन पहले, वो सारे समझौते करके गई है। कुशीनारा नदी नया नाम है, अभी न्यूज में आया नहीं है ज्यादा, अपने यहाँ पढ़ाते हैं उसमें भी है नहीं वो, तो उसका नाम याद रखेंगे। याद दिलाना, अपन जब ये लिखेंगे तब भारत और बांग्लादेश के जल समझौते, तो उसमें कुशीनारा नदी को लिखना। लिखो, पहले इसको लिख लो, फिर अपन नीचे हेडिंग लगाकर तीस्ता कुशीनारा लिखेंगे। इसको हटा दूं?